क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी रसोई के डिब्बे में रखा वो साधारण सा पीला पाउडर जिसे आप रोज सब्जी में डालते हैं, वो असल में एक मल्टी मिलियन डॉलर की वैश्विक फार्मास्यूटिकल जंग के केंद्र में है। बिल्कुल, और ज्यादातर लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है। राइट। तो हम बात कर रहे हैं हल्दी की, लेकिन आज हम इसे सिर्फ एक मसाले के नजरिए से नहीं देखेंगे। एकदम सही। आज के इस गहरे अध्ययन में हम हल्दी को एक हाई स्टेक्स, बहुत ही साइंटिफिक और भारी मुनाफा देने वाली कमर्शियल फसल के रूप में समझने वाले हैं। देखिए, हल्दी की खेती आज के समय में सिर्फ जमीन में बीज डालने और पानी देने तक सीमित नहीं रह गई है। आज की हमारी इस चर्चा का जो आधार है ना, वो कृषि विज्ञान के कुछ सबसे ताज़ा शोध पत्र, एक्सटेंशन पैम्फलेट्स और इंटरनेशनल मार्केट की स्ट्रैटेजी से जुड़े दस्तावेज हैं। तो मतलब पूरा डेटा ड्रिवन एनालिसिस है। बिल्कुल। और ये दस्तावेज साफ बताते हैं कि हल्दी का पूरा अर्थशास्त्र बदल चुका है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, चाहे वो किसानी में रुचि रखते हों या फिर खेती को एक मॉडर्न बिजनेस की तरह देखना चाहते हों, उनके लिए आज की ये चर्चा एक कंप्लीट गाइड होने वाली है। मतलब एक सही बीज चुनने से लेकर उसे ग्लोबल सप्लाई चेन में बेचने तक का पूरा विज्ञान। राइट। तो चलिए जमीन के नीचे छिपे इस सोने की कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां से फसल की असल शुरुआत होती है, मतलब बीज। मैंने तो हमेशा ये सोचा था कि बीज बस एक छोटा सा बीज होता है, लेकिन हल्दी में मामले में ऐसा नहीं है ना। यहाँ बीज असल में पुराने पौधे का हिस्सा ही होता है, जिसे कंद या राइजोम कहते हैं। हाँ, देखिए, हल्दी के कंद मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका मदर राइजोम, जिसे आप मुख्य कंद कह सकते हैं, जो बड़ा वाला होता है। हाँ, जो आकार में बड़ा और गोल होता है। और दूसरा होता है फिंगर राइजोम, जो उसी मदर राइजोम से उंगलियों की तरह बाहर निकलते हैं। राइट। अब आमतौर पे लोग सोचते हैं कि मदर राइजोम बड़ा है तो भाई वही सबसे बेहतर बीज होगा। लॉजिकल भी लगता है। बिल्कुल लगता है, लेकिन कृषि विज्ञान के आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। अच्छा। हाँ, बुआई के लिए फिंगर राइजोम, जो करीब 1 से 3 इंच लंबे होते हैं, वो मदर राइजोम की तुलना में कई ज्यादा बेहतर रिजल्ट देते हैं। वेट, जरा इसे गहराई से समझते हैं। मतलब हम एक बड़े और स्थापित हिस्से को छोड़कर एक छोटे हिस्से को चुन रहे हैं। जी। क्या ये फिंगर राइजोम को चुनना कुछ ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़ी पुरानी स्थापित कंपनी की तुलना में किसी नए ऊर्जावान स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना? हाँ। मतलब मदर राइजोम के पास अनुभव और रिजर्व्ड एनर्जी हो सकती है, लेकिन उस फिंगर राइजोम वाले स्टार्टअप में ग्रोथ करने की आक्रामकता ज्यादा है। अरे वाह, ये तुलना बहुत ही सटीक है। मतलब आपका ये नजरिया इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाता है। तो स्टार्टअप वाला लॉजिक यहाँ कैसे काम कर रहा है? देखिए, मदर राइजोम में ऊर्जा जरूर ज्यादा है, लेकिन जो फिंगर राइजोम होते हैं ना, उनके सिरों पर एक्टिव सेल्स होते हैं। अच्छा। तो उनमें स्प्राउटिंग या अंकुरण की क्षमता बहुत तेज और एक समान होती है। मतलब सब एक साथ फूटेंगे? एकदम। जब आप खेत में फिंगर राइजोम बोते हैं तो पूरी फसल एक साथ फूटती है और तेजी से बढ़ती है। इससे न सिर्फ आपकी पैदावार बढ़ती है, बल्कि कटाई के समय सारी फसल एक साथ तैयार भी होती है। समझ गया। ये तो हुई बीज के आकार की बात, लेकिन जब बात किस्म यानी वैरायटी की आती है, तो मुझे लगता है किसान के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि सोर्सेज इशारा कर रहे हैं कि आपको बीज इस आधार पर नहीं चुनना है कि वो खेत में कैसा देखेगा, बल्कि इस आधार पर चुनना है कि वो मार्केट में किस रूप में बिकेगा। यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू यही है। हल्दी का पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार अब सिर्फ एक चीज पर चलता है, कर्क्यूमिन का प्रतिशत। कर्क्यूमिन, राइट। यही वो केमिकल है जो उसे पीला रंग देता है। बिल्कुल। कर्क्यूमिन ही हल्दी को उसका औषधीय गुण और पीला रंग देता है। अब देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार, यानी FSSAI, हाँ, FSSAI के अनुसार खाने वाली हल्दी में कम से कम 2% कर्क्यूमिन होना अनिवार्य है। सिर्फ 2%? हाँ, सिर्फ 2। लेकिन जैसे ही आप फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों की दुनिया में कदम रखते हैं, खेल पूरी तरह बदल जाता है। वहाँ क्या डिमांड है? उन्हें सप्लीमेंट्स और दवाइयां बनाने के लिए कम से कम 5% या उससे ज्यादा कर्क्यूमिन वाली हल्दी चाहिए होती है। बाप रे!
मतलब अगर किसी किसान ने बिना सोचे समझे कोई भी किस्म उगा दी तो हो सकता है कि उसे अपनी फसल का वो प्रीमियम दाम कभी मिले ही नहीं जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। बिल्कुल, इसीलिए वैरायटी का चुनाव सबसे क्रिटिकल फैसला होता है। तो कौन सी वैरायटी बेस्ट है? देखिए, अगर किसी किसान का लक्ष्य सिर्फ थोक बाजार में सबसे ज्यादा ताजी हल्दी बेचना है तो उसके लिए सेलम नाम की किस्म बहुत अच्छी है। सेलम? ओके। ये लगभग 33 से 34 टन प्रति हेक्टेयर तक भारी भरकम उपज दे सकती है। काफी ज्यादा है। हाँ, लेकिन अगर उसका टारगेट अमेरिका या यूरोप की न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियां हैं, जिन्हें हाई कर्क्यूमिन चाहिए, राइट, तो उसे एलएपी, फिंगर या प्रतिभा जैसी किस्में चुननी चाहिए। हाँ। एलएपी में कर्क्यूमिन की मात्रा 4 से 7% तक होती है। 7% तक? वाह। जी, उपज भले ही सेलम से थोड़ी कम हो, लेकिन इसका बाजार मूल्य बहुत बहुत अधिक होता है। और मुझे दस्तावेजों में ये भी दिखा कि अब किसान इन बीजों को सीधे खेत की मिट्टी में नहीं डालते हैं। नहीं, अब तरीके बदल गए हैं। हाँ, वो प्रोट्रे तकनीक का इस्तेमाल करें, मतलब छोटे प्लास्टिक के खानों वाली ट्रे लेते हैं, उसमें कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट भरते हैं। क्या सीधे खेत में बुआई करना इतना रिस्की हो गया है? बात सिर्फ रिस्क की नहीं है, बल्कि पौधे को एक हेड स्टार्ट देने की है, एक बेहतरीन शुरुआत। वो कैसे? जब आप कोकोपिट का इस्तेमाल करते हैं, जो बेसिकली नारियल के छिलकों का चूरा होता है, हाँ। तो वो नमी को स्पंज की तरह सोख कर रखता है, लेकिन बीज के आसपास पानी को रुकने नहीं देता। तो बीज गलता नहीं होगा? एकदम सही। और वर्मी कंपोस्ट उसे शुरुआती पोषण देता है। इस सुरक्षित माहौल में 30 से 40 दिन के भीतर एक बेहद स्वस्थ, बीमारी मुक्त पौधा तैयार हो जाता है। और जड़ें भी मजबूत हो जाती होंगी? बिल्कुल। जब इसे मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इसके सरवाइव करने और तेजी से बढ़ने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। राइट। अब जब हमारा ये आक्रामक स्टार्टअप पौधा मुख्य खेत में जाने के लिए तैयार है, तो खेत को भी तैयार करना होगा। जाहिर सी बात है। स्रोतों में बार बार गहरी जुताई और उठे हुए बेड यानी रेस्ड बेड्स बनाने पर बहुत जोर दिया गया है। करीब 15 से 30 सेंटीमीटर ऊंचे बेड्स। ऐसा क्यों? देखिए, हल्दी एक कंद वाली फसल है, राइट? हाँ। इसे जमीन के नीचे फैलना है। हाँ। अगर मिट्टी सख्त होगी तो कंद आकार ही नहीं ले पाएगा। गहरी जुताई मिट्टी को भुरभुरा बनाती है। और वो ऊंचे बेड का क्या लॉजिक है? उसका विज्ञान सीधा पानी की निकासी यानी ड्रेनेज से जुड़ा है। हल्दी के पौधे को नमी तो बहुत चाहिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर उसकी जड़ों के पास कुछ घंटों के लिए भी पानी रुक गया ना, तो कंद का दम घुटने लगता है, वो सूज कर सड़ने लगता है। तो वो ऊंचे बेड एक्स्ट्रा पानी को निकाल देते हैं? जी, ऊंचे बेड ये सुनिश्चित करते हैं कि पानी तुरंत बहकर निकल जाए। तो ये बात तो समझ आती है, लेकिन मुझे ना एक बात ने बहुत हैरान किया। क्या? हल्दी को एक गर्म जलवायु वाली फसल माना जाता है, राइट? जो 8 से 9 महीने तक खेत में रहती है। लेकिन दस्तावेज कहते हैं कि इसे अकेले खुले खेत में उगाना एक बहुत बड़ी गलती है। इसे हल्की छाया की जरूरत होती है। हाँ। मतलब ये ट्रॉपिकल पौधा होने के बावजूद तेज धूप से डरता है? डरता नहीं है, पर देखिए, हल्दी की पत्तियां चौड़ी होती हैं। हाँ। तेज और सीधी धूप में वो बहुत ज्यादा पानी वाष्पीकृत यानी इवेपोरेट करने लगती हैं। अच्छा, तो पानी का लॉस होता है? जी, जिससे पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। इसीलिए सह फसली खेती या इंटरक्रॉपिंग यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि जरूरत है। पर यहाँ एक दुविधा है। अगर हल्दी इंट्रोवर्ट है, जिसे धूप और बारिश से बचने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, तो क्या उसके आसपास मक्का, अरहर, छोटे प्याज या अरंडी जैसी दूसरी फसलें लगाने से वो दूसरी फसलें हल्दी का खाना और पानी नहीं छीन लेंगी? मतलब कंपटीशन नहीं होगा? अगर हम इसे एक बड़े पिक्चर में देखें ना, तो प्रकृति बहुत ही शानदार तरीके से काम करती है। अच्छा, कैसे? जब हम अरहर जैसे फलीदार यानी लेग्यूम पौधों को हल्दी के साथ लगाते हैं, तो वो हवा से नाइट्रोजन खींचकर जमीन के अंदर फिक्स करते हैं। ओहो, मतलब वो हल्दी का खाना छीन नहीं रहे, बल्कि उसे फ्री में नाइट्रोजन दे रहे हैं। एकदम। ये नाइट्रोजन हल्दी को मुफ्त में मिलती है। और जो अरंडी या मक्का है, वो हल्दी पर एक हल्की छतरी बना देते हैं, जो दोपहर की तेज धूप से बचाती है। राइट। और अगर हम छोटे प्याज की बात करें, तो उसकी जड़ें मिट्टी में कुछ ऐसे रसायन छोड़ती हैं जो कई तरह की मिट्टी की बीमारियों और फंगस को हल्दी के कंद से दूर रखते हैं। यार, ये तो कमाल का सिम्बायोटिक तालमेल है ना? मतलब ये सह फसलें दुश्मन नहीं, बल्कि हल्दी की बॉडीगार्ड भी हैं
और रसोइयाँ भी। बिल्कुल सही कहा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हल्दी 8-9 महीने का लंबा समय लेती है, तो इन छोटी सह फसलों से किसान को बीच बीच में सप्लीमेंट्री इनकम भी तो हो जाती है। और इतना ही नहीं, रिसर्च बताती है कि छोटे प्याज के साथ मल्चिंग करने पर ताजे कंद की पैदावार में भारी वृद्धि देखी गई है। मल्चिंग से क्या फायदा होता है? मल्चिंग मिट्टी की नमी को उड़ने से रोकती है और केचुए जैसे लाभदायक जीवों की संख्या बढ़ाती है। नाइस। अब जब नमी और खाने की बात हो ही रही है, तो हल्दी को पेपर्स में एक हेवी फीडर कहा गया है। जी, बहुत भूखी फसल है ये। हाँ, तो पारंपरिक रूप से हमारे किसान क्या करते हैं, खेतों में पानी भर देते हैं, जिसे फ्लड इरिगेशन कहते हैं। लेकिन इसमें तो मिट्टी के हिसाब से 15 से 40 बार तक पानी लगाना पड़ता है। और पारंपरिक सिंचाई की ये पद्धति हल्दी के लिए सबसे नुकसानदायक साबित हो सकती है। वो क्यों? पानी तो चाहिए ना उसे। पानी चाहिए, लेकिन जब आप खेत को पानी से लबालब भर देते हैं तो उसके साथ जो आपने खाद दी है वो पानी में घुलकर मिट्टी के उस स्तर से नीचे चली जाती है जहां हल्दी की जड़ें पहुंच ही नहीं सकती। इसे लीचिंग कहते हैं शायद। बिल्कुल, लीचिंग। इस समस्या का सबसे बेहतरीन समाधान है ड्रिप इरिगेशन। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। जब मैंने ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन के बारे में पढ़ा, फर्टिगेशन यानी पानी के साथ सटीक खाद देना। राइट, तो मुझे ये इंसानी शरीर की डाइट जैसा लगा। अच्छा, कैसे? मतलब पारंपरिक सिंचाई वैसा ही है जैसे आप किसी इंसान को एक ही दिन में पूरे महीने का खाना ठूस ठूस कर खिला दे। उसका पेट खराब होना तय है। वही तो, पौधा भी स्ट्रेस में आ जाएगा। जबकि ड्रिप फर्टिगेशन वैसा है जैसे आप उसे रोज सुबह एक बैलेंस्ड नाश्ता दे रहे हैं, थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा विटामिन। ये तुलना इसके पीछे के साइंस को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। तो पौधे पर इसका क्या असर होता है? देखिए, पारंपरिक सिंचाई में खेत पहले पूरा भर जाता है और फिर पूरी तरह सूख जाता है। राइट। तो मिट्टी में बार बार सूखे और गीले होने का ये जो साइकिल चलता है वो जड़ों के सूक्ष्म रेशों को तोड़ देता है। ओहो। इससे कंद का विकास झटके खाकर होता है और उसका आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अच्छा, इसलिए बाजार में कुछ हल्दी एकदम अजीब सी शेप की होती है। बिल्कुल, लेकिन ड्रिप सिंचाई से जड़ों के पास नमी का लेवल लगातार एक जैसा बना रहता है। इससे राइजोम एकदम सुडौल, बड़े और एक समान आकार के निकलते हैं। और इसी सटीक डाइट में एक खास अनुपात का जिक्र बार बार आया है। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार 150, 60 और 108 किलो NPK प्रति हेक्टेयर का फॉर्मूला। जी। अब मैं समझ सकता हूं कि नाइट्रोजन पौधे को हरा रखता है, लेकिन ये 108 किलो पोटैश, मतलब पोटेशियम इतना ज्यादा क्यों है? पोटाश ही वो एलिमेंट है जो पौधे की पत्तियों में बने हुए कार्बोहाइड्रेट को खींचकर जमीन के नीचे कंद तक पहुंचाने का काम करता है। अच्छा, मतलब ट्रांसपोर्टर का काम करता है। बिल्कुल। अगर पोटैश कम होगा तो पौधा ऊपर से भले ही हरा भरा दिखे, लेकिन जमीन के अंदर हल्दी का कंद बहुत पतला और कमजोर रह जाएगा। मतलब सारा खेल पोटैश का है जो उसे फुलाता है। हाँ, पोटैश असल में कंद को फुलाने और उसमें स्टार्च भरने का काम करता है। और इसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी जिक्र था, जैसे जिंक और आयरन। हाँ। पेपर्स बताते हैं कि 60वें और 90वें दिन इनका स्प्रे करने से पैदावार 15 से 20% तक बढ़ जाती है। देखिए, जिंक और आयरन पौधे के भीतर उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं जो कर्क्यूमिन के निर्माण की प्रोसेस को तेज करते हैं। तो छोटी सी मात्रा है लेकिन असर बहुत बड़ा है। एकदम। ये सब बहुत फैसिनेटिंग है। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा कि जब इतनी मेहनत के बाद फसल जमीन के नीचे पनप रही होती है, तो एक सबसे बड़ा डर ये रहता है कि वो वहीं पर सड़ ना जाए। आखिर जमीन के अंदर ऐसा क्या होता है जो पूरी की पूरी फसल तबाह कर देता है? ये हल्दी के किसानों का सबसे बड़ा नाइटमेयर है। इस बीमारी को राइजोम रॉट या सॉफ्ट रॉट कहते हैं। सॉफ्ट रॉट। ये होता कैसे है? ये पिथियम नाम के एक फंगस की वजह से होता है। और पता है, ये फंगस पानी में तैरता है। वेट, तैरता है? हाँ, अगर खेत में जल भराव है यानी पानी रुका हुआ है तो ये तुरंत जड़ों पर हमला करता है। और बाहर से किसान को कैसे पता चलेगा कि अंदर हमला हो चुका है? सबसे पहले पौधे की निचली पत्तियां अचानक पीली पड़ने लगेंगी। और किनारे सूखने लगेंगे। अगर आप जमीन खोदकर कंद को बाहर निकालेंगे ना, तो वो बिल्कुल पिलपिला हो चुका होगा और उसमें से एक बेहद तेज सड़ान मारती हुई बदबू आएगी। उफ। और एक बार ये फंगस फैल गया तो इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और शायद कोई कीड़ा भी होता है। हाँ, शूट बोरर नाम का कीड़ा होता है जो तने के अंदर घुसकर उसे खोखला कर देता है। तो इन सब का जमीनी स्तर पर क्या मतलब है?
अगर किसान का लक्ष्य इंटरनेशनल मार्केट है, राइट, जहां एक्सपोर्ट क्वालिटी की हल्दी चाहिए और केमिकल्स का कोई भी रेजिड्यू यानी अवशेष बर्दाश्त नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता। तो क्या इन खतरनाक बीमारियों से बिना भारी कीटनाशकों के बचना पॉसिबल है? देखिए, यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम बीमारी आने के बाद इलाज कर रहे हैं या बीमारी को आने से ही रोक रहे हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। विज्ञान एकीकृत कीट प्रबंधन यानी आईपीएम की वकालत करता है। इसका सबसे पहला नियम है पानी की निकासी। वही ड्रेनेज वाली बात। हाँ, अगर खेत उथला है और पानी रुक रहा है तो दुनिया का कोई भी केमिकल उस राइजोम रॉट को नहीं रोक सकता। यानी बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है। एकदम। और इसी बचाव के लिए किसान बीज बोने से पहले कंद को ट्राइकोडर्मा विरिडी और सूडोमोनास से ट्रीट करते हैं। ये क्या होते हैं? ये दरअसल अच्छे फंगस और बैक्टीरिया हैं। जब इन्हें बीज पर लगाया जाता है तो ये कंद के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। तो वो बुरा वाला पिथियम फंगस अंदर नहीं आ पाता? बिल्कुल, उसे पास फटकने भी नहीं देते। और वो जो शूट बोरर कीड़ा है ना, उसके लिए नीम के तेल का स्प्रे बहुत कारगर होता है, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। हाँ, और एक्सपोर्ट के लिए 100% सेफ भी। चलिए मान लेते हैं कि किसान ने इन सारी चुनौतियों को पार कर लिया, 8-9 महीने हो गए, पत्तियां पीली होकर सूखने लगी और फसल जमीन से बाहर आ गई। अब जो प्रोसेस शुरू होती है, जिसे क्योरिंग या उबालना कहते हैं, वो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। अच्छा, क्यों? मेरा मतलब है, हम ताजी हल्दी को निकालकर सीधे सुखा क्यों नहीं देते? उसे 45 से 60 मिनट तक उबलते पानी में क्यों डालना पड़ता है? यही तो विज्ञान है। ताजी हल्दी में लगभग 80% पानी होता है और वो बहुत सख्त होती है। क्योरिंग एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है। जब हल्दी को उबाला जाता है तो उस गर्मी की वजह से कंद के अंदर मौजूद स्टार्च की कोशिकाएं पिघल जाती हैं और फूलने लगती हैं। अच्छा। इस प्रक्रिया को जेलेटिनाइजेशन कहते हैं। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे हम कॉर्न स्टार्च को गर्म पानी में डालते हैं तो वो गाढ़ा होके जमने लगता है। ठीक वैसा ही। जब हल्दी के अंदर का स्टार्च जेलेटिनाइज होता है तो वो कंद के अंदर मौजूद करक्यूमिन और जो एसेंशियल ऑयल्स हैं उनको अपने अंदर पूरी तरह से लॉक कर लेता है। वाओ, तो मतलब उसी सील कर देता है? बिल्कुल। और इसी से वो पीला रंग पूरे कंद में एक समान रूप से फैल जाता है। और इसके अलावा उबालने का कोई और फायदा? उबालने से हल्दी की कच्ची और तीखी महक दूर हो जाती है और फिर उसे सुखाने की प्रोसेस बहुत तेज हो जाती है। और शायद मदर राइजोम को ज्यादा टाइम लगता होगा। हाँ, वो बड़े और सख्त होते हैं, इसलिए उन्हें जेलेटिनाइज होने में 90 मिनट तक का समय लग जाता है। लेकिन यहाँ एक डर भी लगता है। किस बात का? हम जानते हैं कि करक्यूमिन और उसके जो वॉलेटाइल ऑयल्स हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। तो क्या खौलते हुए पानी में बहुत ज्यादा देर तक हल्दी को छोड़ने से वो बेशकीमती तत्व उड़ने जाएंगे? आपकी ये चिंता बिल्कुल सही है। रिसर्च पेपर्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ओवर कुकिंग हल्दी के लिए एक डिजास्टर जैसी है। तो टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। बहुत ज्यादा। अगर क्योरिंग का समय और तापमान लिमिट क्रॉस कर जाए तो करक्यूमिन टूटना शुरू हो जाता है। और वो एसेंशियल ऑयल्स, वो तेल जो हल्दी को उसकी असली सुगंध देते हैं, वो भाप बनकर उड़ जाते हैं। सही समय पर हल्दी को पानी से बाहर निकालना उस क्वालिटी को बचाने के लिए सबसे जरूरी है। तो उबालने के बाद इसे सुखाया जाता है और दस्तावेज कहते हैं कि इसमें नमी का लेवल 10% से कम होना चाहिए। जी। इसके बाद उसकी खुरदुरी सतह को हटाकर उसे चमकाने के लिए पॉलिशिंग की जाती है। बिल्कुल। और यही वो चमकती हुई सूखी हल्दी है जो ग्लोबल सप्लाई चेन में एंटर करती है। लेकिन क्या? इंटरनेशनल बायर्स इतनी आसानी से किसी भी हल्दी को नहीं खरीदते, है ना? बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में भरोसे का दूसरा नाम है सटीक डेटा। मतलब लैब रिपोर्ट्स? हाँ, विदेशी खरीदार सबसे पहले करक्यूमिन कंटेंट की लैब रिपोर्ट मांगते हैं। उन्हें हर कंसाइनमेंट में कंसिस्टेंट क्वालिटी चाहिए। और नमी का क्या रोल है इसमें? प्रीमियम सप्लायर अपनी हल्दी में नमी को 10 नहीं बल्कि 6 से 8% के बीच ही रखते हैं। ऐसा क्यों? मतलब 10% भी तो सूखा ही होता है ना? सूखा होता है, लेकिन अगर हल्दी लंबे समय तक समुद्री जहाज के कंटेनरों में सफर कर रही है और उसमें हल्की सी भी एक्स्ट्रा नमी हुई तो उसमें फफूंदी लग सकती है। ओहो। इसके अलावा यैम स्केल नाम का एक कीड़ा होता है जो स्टोरेज के समय हल्दी पर भूरा ग्रे पाउडर बना देता है। तो अगर ये मिल गया कंटेनर में, तो अगर खेप में थोड़ी सी भी फफूंदी या कीड़े का सुराग मिला तो लाखों डॉलर का पूरा कंटेनर उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया जाता है। बाप रे। और यहीं पर उन किस्मों की अहमियत समझ आती है जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी।
एलिपी फिंगर जैसी किस्में। राइट, जिसमें करक्यूमिन की मात्रा ज्यादा होती है और जो अमेरिका और न्यूट्रास्यूटिकल बाजारों में 20 से 30% ज्यादा प्रीमियम कीमत पर बिकती है। और देखिए, किसान अपने मुनाफे को कई गुना और बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? अगर वो सिर्फ कच्चा माल बेचने के बजाय वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं। मतलब खुद का प्रोडक्ट बनाए। हाँ, उदाहरण के लिए वो अपनी हल्दी का खुद पाउडर बना सकते हैं या फिर उसे ऐसी कंपनियों को बेच सकते हैं जो उसमें से औषधीय अर्क यानी एक्सट्रैक्ट्स और तेल निकालते हैं। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा का सार निकालूं तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। क्या? कि आज के समय में किसान होना सिर्फ मिट्टी और ट्रैक्टर से जुड़ा काम नहीं है। एकदम सही। उसे समझना होगा कि लैब रिपोर्ट क्या कहती है, इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड क्या है और अपनी एक्सेल शीट में मुनाफे का कैलकुलेशन कैसे करना है। ये खेती के साथ साथ एक बहुत ही टेक्निकल एंटरप्राइज बन चुका है। सही कंद चुनने से लेकर ड्रिप सिंचाई से नमी बनाए रखने तक, सह फसलों से जमीन की रक्षा करने और क्योरिंग में समय की पाबंदी रखने तक, हर कदम पर एक साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत है। राइट। तो आज की इस चर्चा से ये साफ हो गया है कि वो छोटा सा पीला पौधा जो जमीन के नीचे छिपकर बढ़ता है, वो दरअसल केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ग्लोबल ट्रेड का एक मास्टरपीस है। बिल्कुल। जो लोग हमें सुन रहे हैं, मुझे यकीन है कि अगली बार जब आप किसी सब्जी में हल्दी का तड़का लगाएंगे तो आपको सिर्फ रंग नहीं दिखेगा, हाँ, बल्कि उसके पीछे की मेहनत दिखेगी। राइट। वो पूरी 9 महीने लंबी साइंटिफिक जर्नी दिखाई देगी जो खेत से शुरू होकर ग्लोबल मार्केट से होते हुए आपकी रसोई तक पहुंची है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। बताइए। आज हम 5 या 7% करक्यूमिन वाली बेहतरीन किस्में उगा रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से एग्रीकल्चरल साइंस और जीनोम एडिटिंग की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, राइट, क्या वो दिन दूर है जब वर्टिकल फार्मिंग के जरिए डिजाइनर हल्दी उगाई जाएगी? डिजाइनर हल्दी? हाँ, एक ऐसी हल्दी जिसे लैब में सीधे इस तरह से प्रोग्राम किया जाएगा कि वो सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि किसी खास बीमारी जैसे आर्थराइटिस की सटीक दवा के रूप में काम करें। ये बहुत पॉसिबल है। शायद कल की हल्दी खेत में उगी हुई किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की एक कस्टमाइज्ड मेडिसिन होगी। सोचने वाली बात है ना?